चैप्टर 4। खैर, मैं घर चला गया, लेकिन जिस क्षण मैं वापस आया, मुझे पता था कि मेरे पास जीवन में एक ही मिशन था और वो था हिस्सेदारी हासिल करना और वॉल स्ट्रीट पर वापस जाना। देश में यही एकमात्र स्थान था जहां मैं भारी ट्रेड कर सकता था। किसी दिन, जब मेरा खेल ठीक था, मुझे ऐसी जगह चाहिए थी। जब कोई व्यक्ति सही होता है तो वो सब प्राप्त करना चाहता है जो उसके पास सही होने के लिए आ रहा है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से मैंने फिर से बकेट की दुकानों में जाने की कोशिश की। उनमें से कम थे और उनमें से कुछ स्ट्रेंजर्स द्वारा चलाए जा रहे थे। जिन लोगों ने मुझे याद किया, उन्होंने मुझे यह दिखाने का मौका नहीं दिया कि मैं एक ट्रेडर के रूप में वापस गया था या नहीं। मैंने उन्हें सच बताया कि मैंने घर पर जो कुछ भी बनाया था वो न्यूयॉर्क में खो गया था, कि मैं उतना नहीं जानता था जितना मैं सोचता था कि मैंने किया, और यह कि कोई कारण नहीं था कि अब मुझे उनके साथ ट्रेड करने देना उनके लिए अच्छा बिजनेस न हो। लेकिन वे नहीं करेंगे, और नए स्थान अनरिलायबल थे। उनके मालिकों ने सोचा कि 20 शेयर उतने ही थे जितने एक सज्जन को खरीदना चाहिए अगर उसके पास संदेह करने का कोई कारण था कि वो सही अनुमान लगाने जा रहा है। मुझे पैसे की जरूरत थी और बड़ी दुकानें अपने नियमित ग्राहकों से इसे खूब ले रही थीं। मेरे एक मित्र को एक निश्चित ऑफिस में जाने और ट्रेड करने के लिए मिला। मैं बस उन्हें देखने के लिए अंदर गया। मैंने फिर से ऑर्डर क्लर्क को एक छोटे से ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए राजी करने की कोशिश की, भले ही वो केवल 50 शेयर ही क्यों न हो। बेशक उन्होंने कहा नहीं। मैंने इस दोस्त के साथ एक कोड में हेराफेरी की थी ताकि वो जब और जो कुछ भी मैंने उसे बताया वो खरीद या बेच दे, लेकिन इसने मुझे केवल चिकन खिला दिया। फिर ऑफिस मेरे मित्र का आदेश लेने को लेकर बड़बड़ाने लगा। अंत में एक दिन उसने 100 सेंट पॉल को बेचने की कोशिश की और उन्होंने उसे बंद कर दिया। हमें बाद में पता चला कि ग्राहकों में से एक ने हमें बाहर एक साथ बात करते देखा और अंदर जाकर ऑफिस को बताया। और जब मेरा दोस्त उस 100 सेंट पॉल को बेचने के लिए ऑर्डर क्लर्क के पास गया तो उस आदमी ने कहा, हम सेंट पॉल में कोई बिक्री आदेश नहीं ले रहे हैं, आपसे नहीं। क्यों, क्या बात है, जो? मेरे दोस्त से पूछा। कुछ नहीं कर रहा, बस इतना ही, जो ने उत्तर दिया। क्या वो पैसा अच्छा नहीं है? इसे देखो, यह सब वहाँ है। और मेरे मित्र ने मेरे 100 को दसियों में पार किया। उसने क्रोधित दिखने की कोशिश की और मैं बेफिक्र दिख रहा था, लेकिन अधिकांश अन्य ग्राहक लड़ाकों के करीब आ रहे थे, जैसा कि वे हमेशा करते थे जब दुकान और किसी भी ग्राहक के बीच जोर से बात हो रही थी या स्क्रैप की थोड़ी सी भी झलक थी। वे मामले के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पर एक रेखा प्राप्त करना चाहते थे ताकि संस्था की शोधन क्षमता पर एक रेखा प्राप्त की जा सके। क्लर्क, जो एक तरह का असिस्टेंट मैनेजर था, अपने पिंजरे के पीछे से निकला, मेरे दोस्त के पास गया, उसकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा। ये अजीब है, उसने धीरे से कहा। यह बहुत मजेदार है कि जब आपका दोस्त लिविंगस्टन आसपास नहीं होता है तो आप यहाँ एक भी काम नहीं करते हैं। आप बस बैठते हैं और घंटे के हिसाब से बोर्ड देखते हैं, कभी झांके नहीं, लेकिन उसके आने के बाद आप अचानक से व्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है कि आप अपने लिए अभिनय कर रहे हों, लेकिन अब इस ऑफिस में नहीं। खैर, इसने मेरे बोर्ड के पैसे बंद कर दिए, लेकिन मैंने जितना खर्च किया था उससे कुछ 100 अधिक कमाए थे और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उनका उपयोग कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए पर्याप्त पैसा बनाने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी थी। मुझे लगा कि मैं बेहतर करूँगा अगली बार। मेरे पास अपने कुछ मूर्खतापूर्ण नाटकों के बारे में शांति से सोचने का समय था, और फिर जब कोई इसे थोड़ी दूर से देखता है तो कोई बेहतर तरीके से देख सकता है। तत्काल समस्या नई हिस्सेदारी बनाने की थी। एक दिन मैं अंदर था, एक होटल लॉबी, कुछ साथियों से बात कर रहा था।
जिन्हें मैं जानता था, जो काफी स्थिर ट्रेडर्स थे। हर कोई शेयर बाजार की बात कर रहा था। मैंने यह टिप्पणी की कि कोई भी अपने दलालों से प्राप्त सड़े हुए एग्जीक्यूशन के कारण खेल को हरा नहीं सकता है, खासकर जब वो ट्रेडेड करता है बाजार, जैसा मैंने किया। एक साथी ने पाइप किया और मुझसे पूछा कि मेरा क्या विशेष दलाल है। मैंने कहा, लैंड में सबसे अच्छा, और उसने पूछा कि वे कौन हो सकते हैं। मैं देख सकता था कि वो विश्वास नहीं करने वाला था, कभी फर्स्ट क्लास के घरों से निपटा। लेकिन मैंने कहा, मेरा मतलब है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी सदस्य। ऐसा नहीं है कि वे भूला हुआ या लापरवाह हैं, लेकिन जब कोई आदमी बाजार में खरीदने का आदेश देता है तो वो कभी नहीं जानता कि उस स्टॉक की कीमत क्या होगी। उसे दलालों से रिपोर्ट मिलने तक 10 या 15 की तुलना में 1 या 2 पॉइंट्स की अधिक चालें हैं। लेकिन बाहरी ट्रेडर एग्जीक्यूशन के कारण छोटे उछाल या बूंदों को नहीं पकड़ सकता है। मैं इसके बजाय ट्रेड करना चाहूंगा सप्ताह में किसी भी दिन बकेट की दुकान। अगर वे केवल एक साथी को बड़ा ट्रेड करने देते, जिस आदमी ने मुझसे बात की थी उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका नाम रॉबर्ट्स था। वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के लग रहे थे। वो मुझे एक तरफ ले गया और मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी किसी अन्य एक्सचेंज में ट्रेडेड किया है, और मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसे घरों को जानते हैं जो कॉटन एक्सचेंज और प्रोड्यूस एक्सचेंज और छोटे स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। ये फर्में बहुत सावधान थीं और एग्जीक्यूशन पर विशेष ध्यान देती थीं। उन्होंने कहा कि उनके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े और सबसे चतुर घरों के साथ गोपनीय संबंध थे और अपने व्यक्तिगत खींच के माध्यम से और 1 महीने में सैकड़ों हजारों शेयरों के बिजनेस की गारंटी देकर उन्हें एक इंडिविजुअल कस्टमर की तुलना में बहुत बेहतर सेवा मिली। वे वास्तव में छोटे ग्राहक को पूरा करते हैं, उन्होंने कहा। वे शहर के बाहर के बिजनेस की विशेषता बनाते हैं और वे 10 शेयर ऑर्डर के साथ उतना ही दर्द उठाते हैं जितना वे 10,000 के लिए एक के साथ करते हैं। वे बहुत सक्षम और ईमानदार हैं। हाँ, लेकिन अगर वे स्टॉक एक्सचेंज हाउस को नियमित 8 कमीशन का भुगतान करते हैं, तो वे कहाँ आते हैं? ठीक है, वे 8वें भुगतान करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं, वो मुझ पर झपटा। हाँ, मैंने बोला, लेकिन एक चीज जो स्टॉक एक्सचेंज फर्म नहीं करेगी, वो है कमीशन को डिवाइडेड करना। गवर्नर्स ने एक सदस्य के बजाय एक को शेयर 8वें से कम के लिए बाहरी लोगों के लिए बिजनेस करने के बजाय हत्या, आर्सन एंड बिगमी को अंजाम दिया। स्टॉक का बहुत जीवन एक्सचेंज उनके द्वारा उस एक नियम का उल्लंघन न करने पर निर्भर करता है। उसने देखा होगा कि मैंने स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के साथ बात की थी, क्योंकि उसने कहा, सुनो, हर समय और फिर उन पवित्र स्टॉक एक्सचेंज हाउसों में से एक को उस नियम का उल्लंघन करने के लिए 1 साल के लिए सस्पेंडेड कर दिया जाता है ना? तरीके हैं और छूट के तरीके ताकि कोई चिल्ला न सके। उन्होंने शायद मेरे चेहरे पर अविश्वास देखा, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, और इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के बिजनेस पर मेरा मतलब है। ये वायर हाउस 8वें कमीशन के अलावा 32 सेकंड एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वे इसके बारे में बहुत अच्छे हैं। वे असामान्य मामलों को छोड़कर कभी भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लेते हैं। और उसके बाद ही ग्राहक के पास एक इनएक्टिव खाता है। यह उन्हें भुगतान नहीं करेगा, आप जानते हैं। अन्यथा वे केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बिजनेस में नहीं हैं। उस समय तक मुझे पता था कि वो कुछ नकली दलालों के लिए दलाली कर रहा था। क्या आप उस तरह के किसी भरोसेमंद घर को जानते हैं? मैंने उससे पूछा। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म को जानता हूं, उन्होंने कहा। मैं खुद वहां ट्रेड करता हूं। उनकी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और कनाडा के 78 शहरों में ब्रांचेस हैं। वे एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, और अगर वे सख्ती से स्तर पर नहीं होते तो वे साल दर साल इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे।
अल्पविराम। वे कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं, मैं सहमत था। क्या वे उसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में निपटाए जाते हैं? बेशक। और इस देश या यूरोप में किसी भी अन्य विनिमय पर वे व्हीट, कॉटन, प्रोविजंस में सौदा करते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं। उनके पास हर जगह संवाददाता हैं और सभी एक्सचेंजों में सदस्यता, या तो उनके नाम पर या शांत पर। मैं उस समय तक जानता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, मैंने कहा, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि आदेशों को किसी के द्वारा एक्सिक्यूटेड किया जाना है। और कोई भी जीवित व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बाजार कैसा होगा या एक्सचेंज के फर्श पर टिकर की कीमतें वास्तविक कीमतों के कितने करीब होंगी। जब तक एक आदमी को यहाँ उद्धरण मिलता है और वो एक आदेश देता है और इसे न्यूयॉर्क को टेलीग्राफ किया जाता है, तब तक कुछ मूल्यवान समय बीत चुका होता है। बेहतर होगा कि मैं न्यूयॉर्क वापस जाऊं और सम्मानजनक कंपनी में अपना पैसा खो दूं। मैं पैसे खोने के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारे ग्राहक उस आदत को हासिल नहीं करते हैं। वे पैसा कमाते हैं। हम इसका ख्याल रखते हैं। आपके ग्राहक, ठीक है, एक फर्म में रुचि लें। और अगर मैं किसी बिजनेस को उनके तरीके से बदल सकता हूं तो मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे साथ सफेद बिजनेस किया है और मैंने उनके माध्यम से अच्छा पैसा कमाया है। यदि आप चाहें तो मैं करूंगा। आपको मैनेजर से मिलवाते हैं। फर्म का नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे बताया। मैंने उनके बारे में सुना था। उन्होंने सभी पेपरों में विज्ञापन चलाए, उन ग्राहकों द्वारा किए गए महान मुनाफे पर ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने सक्रिय स्टॉक पर अपनी आंतरिक जानकारी का पालन किया। यही फर्म की बड़ी खासियत थी। वे एक नियमित बकेट शॉप नहीं थे, बल्कि बकेटर्स, कथित दलाल थे जिन्होंने अपने ऑर्डर को बकेट कर दिया था। लेकिन फिर भी दुनिया को यह समझाने के लिए एक विस्तृत छलावरण के माध्यम से चला गया कि वे एक वैध बिजनेस में लगे नियमित दलाल थे। वे फर्मों के उस वर्ग के सबसे पुराने में से एक थे। वे उसी तरह के दलालों के उस समय के प्रोटोटाइप थे जो इस साल दर्जनों से टूट गए। सामान्य सिद्धांत और तरीके समान थे, हालांकि जनता को भगाने के लिए विशेष उपकरण कुछ भिन्न थे। कुछ विवरण बदल दिए गए थे जब पुरानी चाल बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। ये लोग एक निश्चित स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए टिप्स भेजते थे। सैकड़ों टेलीग्राम एक निश्चित स्टॉक की तत्काल खरीद की सलाह देते थे और सैकड़ों अन्य ग्राहकों को पुराने रेसिंग टिप्सटर प्लान पर उसी स्टॉक को बेचने की सलाह देते थे। फिर खरीदने और बेचने के आदेश आएंगे। फर्म एक प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज फर्म के माध्यम से उस स्टॉक के 1000 को खरीद और बेचती है और उस पर एक नियमित रिपोर्ट प्राप्त करती है। यह रिपोर्ट वे किसी भी संदेह करने वाले थॉमस को दिखाएंगे जो ग्राहकों के आदेशों को कम करने के बारे में बोलने के लिए पर्याप्त असभ्य था। वे ऑफिस में विवेकाधीन पूल भी बनाते थे और एक महान उपकार के रूप में अपने ग्राहकों को उन्हें लिखित रूप में ग्राहक के पैसे के साथ और ग्राहक के नाम पर ट्रेड करने के लिए ऑथराइज करने की अनुमति देते थे, क्योंकि वे अपने फैसले में सबसे अच्छा समझते थे। इस तरह जब उसका पैसा गायब हो गया तो सबसे कट्टर ग्राहक के पास कोई कानूनी समाधान नहीं था। वे एक स्टॉक को कागज पर बुलवाते थे और ग्राहकों को अंदर डालते थे और फिर वे पुराने जमाने की बकेट शॉप ड्राइव में से एक को एग्जीक्यूशन करते थे और सैकड़ों शॉस्ट्रिंग मार्जिन को मिटा देते थे। उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, महिलाओं, स्कूली टीचर्स और बूढ़ों को उनकी सबसे अच्छी शर्त थी। मैं सभी दलालों पर व्यथित हूँ, मैंने दलाल से कहा। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, और मैंने उसे छोड़ दिया ताकि वो मुझसे और बात न करे। मैंने इस फर्म के बारे में पूछताछ की। मुझे पता चला कि उनके पास सैकड़ों ग्राहक थे और हालांकि सामान्य कहानियां थीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई मामला नहीं मिला जिसमें किसी ग्राहक को उनसे पैसे नहीं मिले अगर उसने कोई जीत हासिल की।
कठिनाई किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में थी जो कभी उस ऑफिस में जीता हो। लेकिन मैंने किया। ऐसा लग रहा था कि चीजें उसी समय अपने रास्ते पर जा रही थीं। और इसका मतलब था कि अगर कोई ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो वे शायद वेल्श नहीं करेंगे। बेशक उस तरह की अधिकांश चिंताएं अंततः टूट जाती हैं। ऐसे समय होते हैं जब रैकेटियरिंग बैंकरप्ट होने की नियमित महामारी होती है, जैसे पुराने जमाने के कई बैंकों में से एक के ऊपर जाने के बाद चलता है। दूसरों के ग्राहक डर जाते हैं और अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इस देश में बहुत से रिटायर्ड बकेट दुकानदार हैं। ठीक है, मैंने दलाल की फर्म के बारे में कुछ भी खतरनाक नहीं सुना, सिवाय इसके कि वे मेक, फर्स्ट, लास्ट और हर समय थे। और वे हमेशा सच्चे नहीं थे। उनकी विशेषता चूसने वालों को ट्रिम करना था जो जल्दी अमीर बनना चाहते थे। लेकिन वे हमेशा अपने ग्राहकों की लिखित रूप में अनुमति मांगते थे कि वे अपने रोल उनसे दूर ले जाएं। मुझे मिले एक व्यक्ति ने मुझे एक कहानी सुनाई जिसमें एक दिन 600 टेलीग्राम बाहर जाते हुए ग्राहकों को एक निश्चित स्टॉक पर सवार होने की सलाह देते थे और 600 टेलीग्राम अन्य ग्राहकों को दृढ़ता से उसी स्टॉक को एक बार में बेचने का आग्रह करते थे। हाँ, मैं चाल जानते हैं, मैंने उस व्यक्ति से कहा जो मुझे बता रहा था। हाँ, उसने कहा। लेकिन अगले दिन उन्होंने उन्हीं लोगों को टेलीग्राम भेजकर सलाह दी कि वे हर चीज में अपनी रुचि को बंद कर दें और दूसरा स्टॉक खरीद या बेच दें। मैंने ऑफिस में मौजूद सीनियर पार्टनर से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? पहला भाग मैं समझता हूँ। आपके कुछ ग्राहक कुछ समय के लिए कागज पर पैसा बनाने के लिए बाध्य हैं। भले ही वे और अन्य अंततः हार गए हों, लेकिन इस तरह से तार भेजकर आप बस उन सभी को मार देते हैं। बड़ा विचार क्या है? ठीक है, उन्होंने कहा, ग्राहक किसी भी तरह अपना पैसा खोने के लिए बाध्य हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या खरीदते हैं, या कैसे या कहाँ या कब। जब वे अपना पैसा खो देते हैं तो मैं ग्राहकों को खो देता हूँ। ठीक है, मैं हो सकता है साथ ही जितना हो सके उनके पैसे प्राप्त करें और फिर एक नई फसल की तलाश करें। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूँ कि फर्म की बिजनेस एथिक्स से मेरा कोई सरोकार नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे टेलर की चिंता पर दुख हुआ और इसने मुझे उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए कैसे गुदगुदाया। लेकिन मुझे इस फर्म के बारे में ऐसी कोई भावना नहीं थी। वे बदमाश हो सकते हैं या वे उतने काले नहीं हो सकते जितने वे चित्रित किए गए थे। मैंने उन्हें मेरे लिए कोई ट्रेडिंग करने या उनके सुझावों का पालन करने या उनके झूठ पर विश्वास करने का प्रस्ताव नहीं दिया। मेरी एक चिंता थी कि एक साथ हिस्सेदारी हासिल करना और एक ऑफिस में उचित मात्रा में ट्रेड करने के लिए न्यूयॉर्क लौटना था, जहां आपको डरने की जरूरत नहीं थी कि पुलिस संयुक्त पर छापेमारी करेगी, जैसा कि उन्होंने बकेट की दुकानों में किया था, या पोस्टल अथॉरिटीज को झपट्टा मारते हुए देखा था। नीचे और अपने पैसे को टाई करें ताकि आप भाग्यशाली होंगे कि 1.5 साल बाद डॉलर पर 8 सेंट मिलें। किसी भी तरह मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं देखूंगा कि इस फर्म के ट्रेडिंग एडवांटेजेस क्या हैं जो आप वैध दलाल कह सकते हैं। मेरे पास मार्जिन के रूप में रखने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था, और जिन फर्मों ने बकेट ऑर्डर किए थे वे स्वाभाविक रूप से उस संबंध में बहुत अधिक उदार थे, जिससे कि उनके ऑफिसेज में कुछ $100 बहुत आगे निकल गए। मैं उनके घर गया और मैनेजर से खुद बात की। जब उन्हें पता चला कि मैं एक पुराना ट्रेडर था और पहले न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज हाउसों में मेरे खाते थे और मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, तो उन्होंने मेरे लिए 1 मिलियन प्रति मिनट बनाने का वादा करना बंद कर दिया अगर मैं उन्हें अपनी बचत का निवेश करने देता। उन्होंने सोचा कि मैं एक परमानेंट चूसने वाला था, टिकर हाउंड प्रकार जो हमेशा खेलता है और हमेशा हारता है, दलालों के लिए एक स्थिर आय प्रदाता,
चाहे वे उस तरह के हों जो आपके आदेशों को कम करते हैं या कमीशन के साथ खुद को मामूली रूप से संतुष्ट करते हैं। मैंने मैनेजर से सिर्फ इतना कहा कि मैं जिस चीज की तलाश कर रहा था वो अच्छा एग्जीक्यूशन था, क्योंकि मैं हमेशा बाजार में कारोबार करता था और मैं ऐसी रिपोर्ट नहीं प्राप्त करना चाहता था जो टिकर की कीमत से आधे या पूरे अंक का अंतर दिखाती हो। उन्होंने मुझे अपने सम्मान के वचन पर आश्वासन दिया कि वे जो भी सही समझेंगे वे करेंगे। वे मेरा बिजनेस चाहते थे क्योंकि वे मुझे दिखाना चाहते थे कि हाई क्लास की दलाली क्या होती है। उनके पास बिजनेस में सबसे अच्छी प्रतिभा थी। वास्तव में वे अपने एग्जीक्यूशन के लिए फेमस थे। यदि टिकर की कीमत और रिपोर्ट के बीच कोई अंतर था तो यह हमेशा ग्राहक के पक्ष में था। हालांकि निश्चित रूप से उन्होंने इसकी गारंटी नहीं दी थी। अगर मैंने उनके साथ खाता खोला तो मैं उस कीमत पर खरीद और बेच सकता था जो तार पर आई थी। उन्हें अपने दलालों पर इतना भरोसा था। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब था कि मैं वहां सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए ट्रेड कर सकता था, जैसे कि मैं एक बकेट की दुकान में था। वे मुझे अगले उद्धरण पर ट्रेड करने देंगे। मैं बहुत चिंतित नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मैंने अपना सिर हिलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि मैं उस दिन खाता नहीं खोलूंगा, लेकिन मैं उसे बता दूंगा। उन्होंने मुझे तुरंत शुरू करने के लिए दृढ़ता से आग्रह किया क्योंकि यह पैसा बनाने के लिए एक अच्छा बाजार था। यह उनके लिए था, कीमतों में थोड़ी गिरावट के साथ एक सुस्त बाजार। बस ग्राहकों को अंदर लाने के लिए और फिर इत्तला दे दी गई स्टॉक में एक तेज ड्राइव के साथ उन्हें मिटा दें। मुझे दूर होने में कुछ परेशानी हुई। मैंने उसे अपना नाम और पता दिया था, और उसी दिन मुझे प्रीपेड टेलीग्राम और पत्र मिलने लगे, जिसमें मुझे कुछ स्टॉक या अन्य पर सवार होने का आग्रह किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे जानते थे कि एक अंदरूनी पूल 50 पॉइंट राइज के लिए काम कर रहा था। मैं इधर उधर जाने में व्यस्त था और उसी बकेटिंग प्रकार की कई अन्य ब्रोकरेज चिंताओं के बारे में पता लगा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं अपनी जीत को उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए आश्वस्त हो सकता हूं, तो मेरे पास कुछ वास्तविक धन इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका इन बकेट दुकानों के पास ट्रेड करना था। जब मैंने सब कुछ जान लिया तो मैं 3 फर्मों में खाता खोल सकता था। मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया था और 3 दलालों के लिए सीधे तार चलाए थे। मैंने छोटे तरीके से ट्रेडेड किया ताकि वे शुरू में ही भयभीत न हों। मैंने बैलेंस पर पैसा कमाया और वे मुझे यह बताने में धीमे नहीं थे कि वे उन ग्राहकों से रियल बिजनेस की उम्मीद करते हैं जिनके पास उनके ऑफिसेज में सीधे तार थे। वे पिकर्स के लिए लालायित नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जितना अधिक मैंने किया उतना ही अधिक मैं खो दूंगा, और जितनी जल्दी मैं मिटा दूंगा उतना ही अधिक वे कमाएंगे। यह एक पर्याप्त थियरी था जब आप मानते हैं कि ये लोग आवश्यक रूप से औसत से निपटते हैं और औसत ग्राहक कभी भी लंबे समय तक जीवित नहीं थे। आर्थिक रूप से बोल रहे थे, एक भ्रष्ट ग्राहक ट्रेड नहीं कर सकता। एक आधा अपंग ग्राहक चीजों को कोस सकता है और उन पर जोर दे सकता है और बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाले एक या दूसरे प्रकार की परेशानी पैदा कर सकता है। मैंने एक स्थानीय फर्म के साथ भी संबंध स्थापित किया, जिसका न्यूयॉर्क के संवाददाता से सीधा संबंध था, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य भी थे। मेरे पास एक स्टॉक टिकर था और मैंने कंजर्वेटिव तरीके से ट्रेड करना शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह काफी हद तक बकेट की दुकानों में ट्रेडिंग करने जैसा था, केवल यह थोड़ा धीमा था। यह एक ऐसा खेल था जिसे मैं हरा सकता था, और मैंने किया। मैं इसे कभी भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं लाया कि मैं 10 में से 10 बार जीत सकता हूं, लेकिन मैं संतुलन पर जीता। इसे सप्ताह में और सप्ताह में बाहर ले गया। मैं फिर से बहुत अच्छी तरह से जी रहा था, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ बचा रहा था, जो कि मुझे वॉल स्ट्रीट पर वापस ले जाना था। मुझे इन बकेटिंग ब्रोकरेज हाउसों में से 2 और 2 तार मिले,
जिससे कुल मिलाकर 5 और निश्चित रूप से मेरी अच्छी फर्म बन गई। ऐसे समय थे जब मेरी योजनाएं गलत हो गईं और मेरे स्टॉक सही तरीके से नहीं चल पाए। लेकिन अगर वे मिसाल के लिए अपना सम्मान बनाए रखते तो उन्हें जो करना चाहिए था उसके विपरीत किया। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत जोर से नहीं मारा, वे नहीं कर सकते थे। मेरे शॉस्ट्रिंग मार्जिन के साथ, मेरे दलालों के साथ मेरे संबंध काफी दोस्ताना थे। उनके अकाउंट्स और रिकॉर्ड हमेशा मेरे साथ सहमत नहीं थे और मतभेद समान रूप से मेरे खिलाफ थे। जिज्ञासु संयोग नहीं, लेकिन मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ी और आमतौर पर अंत में अपना रास्ता बना लिया। जो कुछ मैंने उनसे लिया था उसे मुझसे दूर करने की उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी। उन्होंने मेरी जीत को टेम्पररी लोन्स के रूप में माना, मुझे लगता है। वे वास्तव में स्पोर्टी नहीं थे, घर के प्रतिशत से संतुष्ट होने के बजाय हुक या बदमाश द्वारा पैसा कमाने के बिजनेस में थे। चूंकि चूसने वाले हमेशा पैसे खो देते हैं जब वे शेयरों में जुआ खेलते हैं। वे वास्तव में कभी अनुमान नहीं लगाते हैं कि आपको लगता है कि ये साथी चलेंगे जिसे आप एक वैध नाजायज बिजनेस कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अपने ग्राहकों को ताकत दें और अमीर बने, एक पुरानी और सच्ची कहावत है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा और सादे बकेटिंग पर नहीं रुके। कई बार उन्होंने मुझे पुरानी चाल से डबल क्रॉस करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे 2 बार पकड़ा क्योंकि मैं नहीं देख रहा था। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया जब मैंने अपनी सामान्य लाइन से ज्यादा कुछ नहीं लिया। मैंने उन पर छोटे खेल या बदतर होने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया और यह समाप्त हो गया। मैं हमेशा की तरह ट्रेडिंग में वापस जा रहा था। एक बदमाश के साथ बिजनेस करने की सुंदरता यह है कि वो आपको पकड़ने के लिए हमेशा माफ कर देता है, जब तक कि आप उसके साथ बिजनेस करना बंद नहीं करते। जहां तक संबंध है, सब ठीक है। वो आपसे आधे से ज्यादा मिलने को तैयार है। उदार आत्माएं। खैर, मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अपनी हिस्सेदारी की इंक्रीज की नॉर्मल रेट को बदमाशों की चाल से प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। मैंने कुछ स्टॉक निकाले जो सट्टा पसंदीदा होने के बाद इनएक्टिव हो गए थे। जलभराव। अगर मैंने एक ऐसा लिया होता जो कभी सक्रिय नहीं होता तो उन्हें मेरे खेल पर संदेह होता। मैंने अपने 5 बकेटियरिंग ब्रोकरों को इस स्टॉक पर खरीदारी के ऑर्डर दिए। जब ऑर्डर लिए गए थे और वे उस टेप पर अगले कोटेशन के आने का इंतजार कर रहे थे, मैंने अपने स्टॉक एक्सचेंज हाउस के माध्यम से उस विशेष स्टॉक के 100 शेयरों को बाजार में बेचने के लिए एक ऑर्डर भेजा था। मैंने क्विक कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब एक्सचेंज के फर्श पर विक्रय आदेश मिला तो क्या हुआ। एक सुस्त इनएक्टिव स्टॉक जिसे शहर के बाहर कनेक्शन वाला एक कमीशन हाउस जल्दबाजी में बेचना चाहता था। किसी को सस्ता स्टॉक मिला, लेकिन लेन देन जैसा कि टेप पर छपा होगा। वो कीमत थी जो मैं अपने 5 खरीद आदेशों पर चुकाऊंगा। मैं उस स्टॉक के शेष 400 शेयरों पर कम अंक पर था। वायर हाउस ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या सुना, और मैंने कहा कि मुझे इस पर एक टिप मिली है। बाजार बंद होने से ठीक पहले मैंने अपने प्रतिष्ठित घर को उन 100 शेयरों को वापस खरीदने का आदेश भेजा और कोई समय बर्बाद नहीं किया कि मैं किसी भी परिस्थिति में छोटा नहीं होना चाहता, और मुझे परवाह नहीं था कि उन्होंने क्या भुगतान किया। इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क को तार दिया और उस 100 को जल्दी खरीदने के आदेश के परिणामस्वरूप तेज प्रगति हुई। मैंने निश्चित रूप से उन 500 शेयरों के लिए बिक्री के आदेश दिए थे जो मेरे दोस्तों ने बकेट में रखे थे। इसने बहुत संतोषजनक ढंग से काम किया। फिर भी उन्होंने अपने तरीके नहीं बदले और इसलिए मैंने उन पर कई बार यह चाल चली। मैंने उन्हें उतनी कड़ी सजा देने की हिम्मत नहीं की जितनी वे हकदार थे। शायद ही कभी 100 शेयरों पर 1 या 2 अंक से अधिक।
लेकिन इसने मेरे उस छोटे से भंडार को बढ़ाने में मदद की जिसे मैं अपने अगले वॉल स्ट्रीट वेंचर के लिए बचा रहा था। मैं कभी कभी कुछ स्टॉक को कम करके बेचकर प्रक्रिया को बदल देता हूँ, बिना इसे ज्यादा किए। मैं प्रत्येक दरार के लिए अपने 6 या 800 अंक से संतुष्ट था। एक दिन स्टंट ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि यह 10 पॉइंट स्विंग के लिए सभी कैलकुलेशन से बहुत आगे निकल गया। मैं इसकी तलाश नहीं कर रहा था। वास्तव में ऐसा हुआ कि मेरे पास एक दलाल के सामान्य 100 के बजाय 200 शेयर थे। हालांकि 4 अन्य दुकानों में केवल 100 थे। यह उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। वे इसके बारे में पिल्ले के रूप में व्यथित थे और वे तारों पर बातें कहने लगे। सो मैंने जाकर मैनेजर को देखा, वही आदमी जो मेरा लेखा जोखा लेने के लिए इतना उत्सुक था। और हर बार जब मैं उसे अपने ऊपर कुछ डालने की कोशिश करते हुए पकड़ता था तो मैं उसे क्षमा कर देता था। उन्होंने अपने पद पर बैठे एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात की। वो उस स्टॉक के लिए एक काल्पनिक बाजार था और हम आपको एक शापित प्रतिशत का भुगतान नहीं करेंगे, उसने कसम खाई। यह एक काल्पनिक बाजार नहीं था जब आपने मेरे खरीदने के आदेश को स्वीकार किया था। आपने मुझे तब अंदर जाने दिया था, ठीक है, और अब आपको मुझे बाहर जाने देना होगा। आप फेयरनेस के लिए इसके आसपास नहीं पहुंच सकते हैं, है ना? हाँ, मैं कर सकता हूँ, वो चिल्लाया। मैं साबित कर सकता हूँ कि किसी ने नौकरी की है। नौकरी किसने की? मैंने पूछ लिया। कोई। उन्होंने इसे किसने लगाया? मैंने पूछ लिया। आपके कुछ दोस्त इसमें पॉप के रूप में निश्चित थे, उन्होंने कहा। लेकिन मैंने उनसे कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अकेला हाथ खेलता हूँ। इस शहर में हर कोई यह जानता है। जब से मैंने शेयरों में कारोबार करना शुरू किया है, तब से वे इसे जानते हैं। अब मैं आपको कुछ दोस्ताना सलाह देना चाहता हूँ। आप बस भेजें और मेरे लिए वो पैसा लाओ। मैं असहमत नहीं होना चाहता। बस वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। मैं इसका भुगतान नहीं करूँगा। यह एक फ्रॉड वाला लेनदेन था, वो चिल्लाया। मैं उसकी बातों से थक गया। तो मैंने उससे कहा, तुम मुझे अभी और यही भुगतान करोगे? खैर, उसने थोड़ा और झुंझलाया और मुझ पर स्पष्ट रूप से दोषी थिम्बलरगा होने का आरोप लगाया। लेकिन उसने अंत में नकदी पर कांटा। बाकी लोग इतने उग्र नहीं थे। एक ऑफिस में मैनेजर मेरे इन निष्क्रिय स्टॉक नाटकों का अध्ययन कर रहा था और जब उसे मेरा आदेश मिला तो उसने वास्तव में मेरे लिए स्टॉक खरीदा और फिर कुछ अपने लिए लिटिल बोर्ड में, और उसने कुछ पैसे कमाए। इन साथियों को ग्राहकों द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके पास आमतौर पर एक अच्छा तकनीकी कानूनी बचाव तैयार था। लेकिन वे डरते थे कि मैं फर्नीचर को बैंक में अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि वे इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी धन उस खतरे के संपर्क में न आए। यह उन्हें बहुत तेज के रूप में जाना जाने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वेल्शिंग के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करना घातक था। एक ग्राहक के लिए अपने ब्रोकर के पास पैसा खोना कोई दुर्लभ घटना नहीं है, लेकिन एक ग्राहक के लिए पैसा कमाना और फिर उसे न पाना सट्टेबाजों की कानून की किताबों पर सबसे बड़ा अपराध है। मुझे अपना पैसा सबसे मिला, लेकिन उस 10 पॉइंट की जंप ने स्किनिंग करने वालों के प्लीजिंग पास टाइम को समाप्त कर दिया। वे उस छोटी सी चाल की तलाश में थे जिसका इस्तेमाल वे खुद सैकड़ों गरीब ग्राहकों को ठगने के लिए करते थे। मैं अपने रेगुलर ट्रेडिंग में वापस चला गया, लेकिन बाजार हमेशा मेरे सिस्टम के लिए सही नहीं था, जो कि मेरे द्वारा लिए जाने वाले ऑर्डर के आकार तक सीमित था। मैं हत्या नहीं कर सकता था। मुझे इस पर 1 साल से अधिक का समय हो गया था, जिसके दौरान मैंने उन सभी उपकरणों का उपयोग किया जिनके बारे में मैं सोच सकता था कि उन वायर हाउसों में पैसे का ट्रेडिंग किया जा सकता है। मैं बहुत आराम से रहता था, एक ऑटोमोबाइल खरीदा और अपने खर्चों के बारे में खुद को सीमित नहीं किया। मुझे एक दांव लगाना था,
लेकिन जब मैं इसे कर रहा था तो मुझे भी जीना था। अगर बाजार में मेरी स्थिति सही होती तो मैं उतना खर्च नहीं कर पाता जितना मैंने किया, ताकि मैं हमेशा कुछ बचत करता रहूं। अगर मैं गलत था तो मैंने कोई पैसा नहीं कमाया और इसलिए खर्च नहीं कर सका। जैसा कि मैंने कहा, मैंने एक उचित आकार के रोल को बचा लिया था और 5 तार वाले घरों में इतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने न्यूयॉर्क लौटने का फैसला किया। मेरे पास अपना वाहन था और मैंने अपने एक मित्र को इनवाइटेड किया जो मेरे साथ न्यूयॉर्क का एक ट्रेडर भी था। उसने मान लिया और हम शुरू हो गए। हम रात के खाने के लिए न्यू हेवन में रुके। होटल में मैं एक पुराने ट्रेडिंग परिचित से मिला और अन्य बातों के अलावा उसने मुझे बताया कि शहर में एक दुकान थी जिसमें एक तार था और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था। हम न्यूयॉर्क के रास्ते में होटल से निकल गए, लेकिन मैं उस सड़क से चला गया जहां बकेट की दुकान यह देखने के लिए थी कि बाहर कैसा दिखता है। हमने इसे पाया और रोकने और अंदर देखने के टेम्पटेशन का विरोध नहीं कर सके। यह बहुत शानदार नहीं था, लेकिन पुराना ब्लैक बोर्ड था और ग्राहक और खेल चालू था। मैनेजर एक आदमी था जो ऐसा दिखता था जैसे वो एक अभिनेता या एक स्टंप स्पीकर था। वो बहुत प्रभावशाली था। वो सुप्रभात कहेगा जैसे कि उसने माइक्रोस्कोप के साथ 10 साल की खोज के बाद सुबह की अच्छाई की खोज की थी, और आपको खोज के साथ साथ आकाश, सूरज और फम के बैंक रोल का उपहार बना रहा था। उसने हमें स्पोर्टी दिखने वाली ऑटोमोबाइल में ऊपर आते देखा, और चूंकि हम दोनों युवा और लापरवाह थे, मुझे नहीं लगता कि मैं 20 का दिखता था। उसने स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकाला कि हम ये लड़कों के एक जोड़े थे। मैंने उसे नहीं बताया कि हम नहीं थे। उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, लेकिन भाषण देना शुरू कर दिया। वो हमें देखकर बहुत खुश हुए। क्या हमारे पास एक आरामदायक सीट होगी? बाजार, हम पाएंगे। उस सुबह फिलैंथ्रोपिकली रूप से झुका हुआ था। वास्तव में कॉलेजिएट पॉकेट मनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए, जिसमें से किसी भी बुद्धिमान अंडरग्रेजुएट के पास ऐतिहासिक समय की शुरुआत के बाद से पर्याप्तता नहीं थी। लेकिन यहाँ और अभी टिकर के लाभ से एक छोटा सा प्रारंभिक इन्वेस्टमेंट हजारों वापस कर देगा। कोई जितना खर्च कर सकता था, उससे ज्यादा पॉकेट मनी शेयर बाजार ने देने की इच्छा जताई। ठीक है, मैंने सोचा था कि ऐसा न करना अफसोस की बात होगी क्योंकि बकेट की दुकान का अच्छा आदमी हमसे करने के लिए बहुत उत्सुक था। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करूँगा, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बनाया है शेयर बाजार में पैसा। मैंने ट्रेड करना शुरू किया, बहुत रूढ़िवादी रूप से, लेकिन जैसे जैसे मैं जीता, मैंने लाइन को बढ़ाया। मेरे दोस्त ने मेरा पीछा किया। हम न्यू हेवन में रात भर रुके और अगली सुबह हमें मेहमान नवाज दुकान पर 5:10 पर मिला। वक्ता हमें देखकर प्रसन्न हुआ, यह सोचकर कि उसकी बारी आने वाली है, लेकिन मैंने 1500 के कुछ डॉलर के भीतर सफाई कर दी। अगली सुबह जब हम महान वक्ता के पास गए और उन्हें 500 चीनी बेचने का आदेश दिया, तो वे झिझके, लेकिन अंत में इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। स्टॉक 1 पॉइंट से अधिक टूट गया और मैंने बंद कर दिया और उसे टिकट दिया। मेरे पास मुनाफे में ठीक $500 आ रहे थे और मेरा $500 का मार्जिन। उसने तिजोरी से 20 अर्धशतक लिए, उन्हें 3 बार बहुत धीरे धीरे गिन लिया। फिर उसने उन्हें फिर से मेरे सामने गिन लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे नोटों से चिपके हुए लग रहे थे, वैसे ही उसकी उंगलियों से पसीना आ रहा था। लेकिन आखिरकार उसने मुझे पैसे सौंप दिए। उसने अपनी बाहों को मोड़ा, अपने निचले होंठ को काटा, थोड़ा सा रखा और मेरे पीछे एक खिड़की के टॉप पर देखा। मैंने उससे कहा कि मैं 200 स्टील बेचना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी हलचल नहीं की। उसने मुझे नहीं सुना। मैंने अपनी इच्छा दोहराई, केवल मैंने इसे 300 शेयर किए। उसने सिर घुमा लिया। मैंने भाषण का इंतजार किया,
लेकिन उसने जो किया वो सब मुझे देखने के लिए था। फिर उसने अपने होठों को सहलाया और ऐसे निगल गया जैसे वो विपक्ष के अनस्पीकेबल ग्राफ्टर्स द्वारा 50 साल के पॉलिटिकल मसरूल पर हमला शुरू करने जा रहा हो। अंत में उसने मेरे हाथ में पीली पीठ की ओर हाथ हिलाया और कहा, उस बाउल को ले जाओ। क्या ले जाओ? मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चला रहा है। कहाँ जा रहे हो, छात्र? उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से बात की। न्यूयॉर्क, मैंने उससे कहा। यह सही है, उन्होंने लगभग 20 बार सिर हिलाते हुए कहा। यह बिल्कुल सही है, आप यहाँ से दूर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे 2 बातें पता हैं, छात्र। मुझे पता है कि तुम क्या नहीं हो, और मुझे पता है कि तुम क्या हो। हाँ, 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 क्या ऐसा है? मैंने बहुत शालीनता से कहा, हाँ, तुम दोनों। वो रुका, और फिर उन्होंने कांग्रेस में रहना बंद कर दिया और चिल्लाया, आप 2 यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में सबसे बड़ी शार्क हैं। छात्र, ये है, आपको फ्रेशमैन होना चाहिए। ये है, हमने उसे अपने आप से बात करना छोड़ दिया। शायद उसे पैसों की इतनी परवाह नहीं थी। कोई पेशेवर जुआरी नहीं करता है। खेल में सब कुछ है और किस्मत का पलटना तय है। यह उसके द्वारा हम में मूर्ख बनाया जाना था जिसने उसके अभिमान को ठेस पहुंचाई। इस तरह मैं तीसरे प्रयास के लिए वॉल स्ट्रीट वापस आ गया। मैं निश्चित रूप से अध्ययन कर रहा था, अपने सिस्टम के साथ सटीक समस्या का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जो AR फुलरटन एंड कंपनी के ऑफिस में मेरी हार के लिए जिम्मेदार था। मैं 20 वर्ष का था जब मैंने अपना पहला 10,000 बनाया, और मैंने उसे खो दिया। लेकिन मुझे पता था कि कैसे और क्यों, क्योंकि मैंने हर समय सीजन के बाहर कारोबार किया। क्योंकि जब मैं अपने सिस्टम के अनुसार नहीं खेल सका, जो अध्ययन और अनुभव पर आधारित था, तो मैं अंदर गया और जुआ खेला। मुझे यह जानने के बजाय कि मुझे फॉर्म पर जीतना चाहिए, मुझे जीतने की उम्मीद थी। जब मैं लगभग 22 वर्ष का था, तब मैंने अपनी हिस्सेदारी $50,000 तक बढ़ा दी थी। मैंने इसे 9 मई को खो दिया, लेकिन मुझे ठीक पता था कि क्यों और कैसे। यह भयानक दिन था और आंदोलनों की अभूतपूर्व हिंसा थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सेंट लुइस से लौटने के बाद या 9 मई की दहशत के बाद मैं क्यों हार गया था। मेरे पास सिद्धांत थे कि कुछ दोषों के लिए उपचार जो मुझे लगा कि मैंने अपने नाटक में पाया है, लेकिन मुझे वास्तविक अभ्यास की जरूरत थी। आपको क्या नहीं करना है यह सिखाने के लिए दुनिया में अपना सब कुछ खोने जैसा कुछ नहीं है। और जब आप जानते हैं कि पैसे न खोने के लिए क्या नहीं करना है, तो आप सीखना शुरू करते हैं कि जीतने के लिए क्या करना चाहिए। क्या आपको वो मिला? आप सीखना शुरू करें।